नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज ख़त्म कर दी है। जितने भी पीवाईक्यू अब तक आए हुए हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं ल्यूसेंट से। तो आज से हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री जो कि समसामयिकी घटना चक्र की जीएस दृष्टि से करेंगे हम। आज से हम हिस्ट्री की थ्योरी शुरू करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे किससे? ल्यूसेंट बुक से। तो इससे आपकी पहले थ्योरी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन अपने आप बनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये बुक है समसामयिकी घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि की, ये बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इससे हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज से हिस्ट्री। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इस बुक में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास सामान्य परिचय, पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, विदेशी आक्रमण, मौर्य वंश, मौर्य उत्तरकाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत, चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग और प्राचीन साहित्यकार एवं साहित्यकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे 800 से 1200 ईस्वी पूर्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास और उसके बाद विविध, तथा उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। ये सब चीजें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो आप डेली वीडियो देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। आपको यहाँ से 80 से 90% आपका थ्योरेटिकल पार्ट हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके लिए किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं हिस्ट्री की ये क्लास। तो चलिए इतिहास सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये सभी क्रम से दिए गए हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का अभाव है। लिखित साक्ष्यों का अभाव है प्राग ऐतिहासिक काल में, तथा केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के। और प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आता है? पाषाण कालीन सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल में आती है। उसके बाद देखते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में क्या आता है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। आद ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, तथा इसके बारे में जो भी जानकारी अब तक हमें प्राप्त हुई है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हमें जानकारी प्राप्त हुई है। लिखित साक्ष्यों को अभी तक नहीं पढ़ा गया है, तो लिखित साक्ष्यों से अभी तक हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो आद ऐतिहासिक काल में क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता है। चलिए उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता है। ऐतिहासिक काल के लिए लिखित साक्ष्य बहुत ज्यादा मात्रा में है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, जो पढ़ने योग्य हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। तो ऐतिहासिक काल के लिए लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी दोनों उपलब्ध हैं। तो ऐतिहासिक काल कौन सा है? लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है ऐतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल पढ़ेंगे पहले। पाषाण काल, पाषाण काल को तीन कालों में विभाजन का आधार उपकरणों से भिन्नता। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है पुरापाषाण काल। पाषाण काल का सबसे पहला काल है पुरापाषाण काल।
इस काल में जो मनुष्य होते थे, जिसे हम आदि मानव कहते थे, वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। वह शिकार करता था और भोजन करता था। वह शिकार पर ही अपना जीवन का गुजारा करता था। पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था। उसे ना तो पशुपालन का पता था, ना उसे कृषि का पता था, ना ही उसे अग्नि का ज्ञान था। इस काल के से संबंध प्रथम हस्त कुठार, तो पुरापाषाण काल से संबंधित प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पलवरम मद्रास से रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राप्त हुआ था। तो इस काल से संबंधित प्रथम हस्त कुठार एक हथियार होता है जो कि 1863 ईस्वी में पलवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राप्त हुआ था। चलिए, तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पूर्व पुरापाषाण काल, उसके बाद है मध्य पुरापाषाण काल और उसके बाद है उच्च पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में क्या मिले हैं? क्रोड उपकरण मिले हैं पुरापाषाण काल से, जिनकी विशेषता है हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी। हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी पूर्व पुरापाषाण काल के हथियार थे। उसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलक उपकरण जो कि क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे फलक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल के विशेषता है। उसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी प्राप्त हुई हैं। उच्च पुरापाषाण काल की तक्षणी और खुरचनी प्राप्त हुई हैं। चलिए फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में भी शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इसके साक्ष्य, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य। ये कहां से मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से। सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से मिले हैं। सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। उसके बाद आता है अस्थि निर्मित उपकरण। अस्थि निर्मित उपकरण कहां से मिले हैं? सराय नाहरराय तथा महदहा से। अस्थि निर्मित उपकरण सराय नाहरराय और महदहा से मिले हैं जो कि मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। पाषाण काल का तीसरा भाग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पाद आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने खाद्यान्न उपजाने शुरू कर दिए थे तथा आग की भी खोज कर ली थी। आग की खोज की तथा उसका प्रयोग करना भी सीख गया था नवपाषाण काल में। तो चलिए देखते हैं नवपाषाण काल के स्थल देख लेते हैं। लहुरादेव भारत में। इस लहुरादेव भारत से क्या प्राप्त हुआ है? चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लहुरादेव भारत से। लहुरादेव भारत से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लहुरादेव भारत से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य। फिर आता है गुफकराल। गुफकराल जो कि भारत में ही है, कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि नवपाषाण काल के हैं, कहां से मिले हैं? गुफकराल से, भारत से। चलिए फिर देखते हैं स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। वहां से क्या मिला है? मानव कंकाल मिला है, कुत्ते का कंकाल तथा गर्त आवास। गर्त आवास का अर्थ है जो मनुष्य गड्ढे बनाकर गड्ढे में रहते थे, उन्हें कहा जाता है गर्ता आवास। उन मनुष्यों के आवासों को गर्ता आवास कहा जाता है जो कि गड्ढे बनाकर रहते थे। फिर संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर। संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो चलिए देखते हैं स्थल संबंधित साक्ष्य। तो दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से
एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। आदमगढ़ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से क्या मिला है? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन कब हुआ? पशुपालन शुरू हुआ था नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल के बिल्कुल अंतिम चरण में। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से। फिर मेहरगढ़ आता है। मेहरगढ़ से क्या मिला है? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। और पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि मेहरगढ़ से हर एक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। फिर आता है हथनोरा। हथनोरा से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम होशंगाबाद से मिला है। हथनोरा से क्या मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। हथनोरा नर्मदापुरम होशंगाबाद से। फिर आता है भीमबेटका। भीमबेटका से क्या मिला है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला शैल। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला शैल मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। चलिए अन्य तथ्य क्या है? अन्य तथ्य हैं बुर्ज-होम की खोज। बुर्ज-होम की खोज किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा बुर्ज-होम की खोज की गई थी। बुर्ज-होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा। मध्य पाषाण काल भारत में अस्थिपिंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाण काल का भारत में अस्थिपिंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य किस काल का मिला है? मध्य पाषाण काल का। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। क्या पहचान की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान से वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है तो ये हुआ है हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य। तो चलिए देख लेते हैं। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। तो भारतीय पुरातत्व के जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में। फिर 1863 ईस्वी भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1863 ईस्वी भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज या उसका अनुसंधान शुरू हुआ। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण एक सरकारी विभाग बन गया। चलिए 1901 ईस्वी में कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया। कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो अगर पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक बनाया गया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1901 में। उससे पहले इसे पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाता था। चलिए नोट, मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। तो मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल में के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। तो मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार कौन से थे? सूक्ष्म पाषाण औजार, छोटे पत्थर के औजार। चलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उपरोक्त काल विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हैं
पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। चलिए अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें फलकों की अधिकता थी, फलक जैसे हथियारों की अधिकता थी, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? लंगनाज गुजरात से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई है। तो कब प्राप्त हुई? 1867-68 ईस्वी में भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरादेव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है कितना? 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य के ये साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हुए लहुरादेव से प्राप्त चावल के साक्ष्य, जो कि 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो गेहूं का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? 7000 ईस्वी पूर्व में। और चावल के कब के प्राप्त हुए हैं? 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य। तो सबसे प्राचीन साक्ष्य कौन सा हुआ? चावल का, जो कि लहुरादेव से प्राप्त हुआ है। और भारत उपमहाद्वीप में गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से, जो कि 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग है। लहुरादेव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है। तो कौन सा है? लहुरादेव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, चावल की भूसी मिली है यहाँ से, चावल की भूसी। लहुरादेव के बाद सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा, चावल की भूसी। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको से प्राप्त हुआ है। मक्का का प्रथम साक्ष्य। गुफकराल का अर्थ क्या है? गुफकराल का अर्थ क्या है? कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, मतलब कि कुम्हार की गुफा लगा लो या घर लगा लो, ऐसा कुछ गुफकराल का अर्थ है। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं लहुरादेव भारत और मेहरगढ़ पाकिस्तान। लहुरादेव भारत, मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो लहुरादेव से क्या प्राप्त हुआ है? कृषि या चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लहुरादेव से। और ये कब के हैं? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के हैं ये कृषि या चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। और मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है 7000 ईसा पूर्व। नोट दे रखा है, इस प्रकार चावल या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा हुआ? लहुरादेव। अगर चावल पूछे या कृषि पूछे, कौन सा भी पूछे, तो उसका प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल हो जाएगा लहुरादेव भारत से, जो कि 9000 ईस्वी पूर्व या 7 से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य के प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार। प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार। तो चलिए देखते हैं। यहां नोट दे रखा है, तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु। तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु थी। चलिए देखते हैं। ताम्रपाषाणिक, तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था के कारण इसे ताम्रपाषाणिक कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान ताम्रपाषाणिक के स्थल है। दक्षिण पूर्व राजस्थान बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति भी नामकरण। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद प्रमुख पुरास्थल देखते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान के आहाड़, बागोर, बालाथल, ओजियाना, गिलुंद। आहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है? प्राचीन आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवती आहाड़ का प्राचीन नाम। बागोर प्रमुख स्थल है, बालाथल, ओजियाना, गिलुंद। बालाथल ओजियाना से क्या प्राप्त हुआ है? 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बालाथल और ओजियाना से। और गिलुंद से 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मिट्टी की इमारत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग भी मिला है तथा तांबे के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं गिलुंद से। गिलुंद से क्या क्या प्राप्त हुआ है? 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य, कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है और तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश। ताम्रपाषाणिक बस्तियों में से एक
पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी थी? तो पश्चिम मध्य प्रदेश में थी मालवा में, कायथा में, एरण और नवदा टोली में। मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली। मालवा से क्या प्राप्त हुआ है? चरखे एवं तकलियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मालवा से। चरखे एवं तकलियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मालवा से। और कायथ से यहाँ की बस्तियां किलाबंद हैं। यहाँ की बस्तियां, कायथा की बस्तियां किलाबंद थी तथा तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं कायथा से। तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं कायथा से और बस्तियां किलाबंद थी कायथा की। एरण से भी किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और नवदा टोली से खरगोन जिले में स्थित उत्खनन HD संकालिया द्वारा चौकोर एवं वृत्तागर घरों के साक्ष्य मिले हैं। चौकोर एवं वृत्तागर घरों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? नवदा टोली से। और खरगोन जिले में स्थित उत्खनन, जो नवदा टोली है ये कहां पर है? खरगोन जिले में स्थित है नवदा टोली, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और इसका उत्खनन किसने किया है? HD संकालिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। तो पश्चिम महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला, अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। नेवासा से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और दैमाबाद से अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद। उसके बाद है पुणे जिला। पुणे से प्रकाश, नासिक, इमामगांव, चंदोली और सोनगांव। पुणे में है प्रकाश, नासिक, इनामगांव, चंदोली और सोनगांव। तो इनामगांव से क्या है, क्या प्राप्त हुआ है? 5 कमरों वाला एक मकान प्राप्त हुआ है। किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती प्राप्त हुई है और मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या है? 5 कमरे वाला मकान, किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती और मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? इनामगांव महाराष्ट्र से, पुणे जिला महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। और इन दोनों जिलों के सभी ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जो अहमदनगर जिला और पुणे जिले के सभी ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। चलिए, पूर्वी भारत में चिरांद, पांडु, राजर डिब्बी और महिषदल। चिरांद, पांडु, राजर डिब्बी और महिषदल ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित शहर हैं। और अन्य स्थल हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडी, सेनुवार, सोनपुर, ताराडी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खराडी और नरहन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खराडी और नरहन। अब हम देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति देखते हैं। परिचय। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। तो सैंधव सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है। सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये तीनों एक ही सभ्यता के नाम है। किसके? सैंधव सभ्यता के। सैंधव सभ्यता संस्कृति के नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। चलिए तो पढ़ लेते हैं आगे। पिग्गट महोदय का कथन। पिग्गट महोदय का क्या कथन है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। जॉन मार्शल सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्य तिथि है सिंधु सभ्यता की। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, जो कि किससे प्राप्त हुई है? C14 कार्बन पद्धति द्वारा निर्धारित की गई है। 2300 से ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के लिए विकास की पराकाष्ठा का समय था। सैंधव सभ्यता की विकास की पराकाष्ठा मतलब उच्चतम स्तर पर। पराकाष्ठा मतलब उच्चतम स्तर पर कब था? 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता के विकास का पराकाष्ठा का समय था। सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन थी। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया, ईरान, मिस्र के सभ्यताओं के समकालीन थी।
तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी? मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। चलिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं, कहां तक था। पहले पाकिस्तान में देख लेते हैं। पाकिस्तान में कहां है? बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और भारत में देख लेते हैं, भारत में कहां कहां था? पंजाब में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत में मिलता है। सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार, तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है सिंधु सभ्यता। तो चलिए, इसके जो चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहां कहां तक फैली हुई थी सिंधु सभ्यता, वो देख लेते हैं। तो उत्तर में फैली हुई थी मांडा तक। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर, उत्तर में मांडा। पश्चिम में सूत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, सूत कांगेडोर बलूचिस्तान में पश्चिमी। और पूर्वी आलमगीरपुर यूपी में, आलमगीरपुर यूपी में पूर्वी सीमा थी सिंधु सभ्यता की। और दक्षिण सीमा थी सुदूर क्षेत्र दैमाबाद दक्षिण। दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में दक्षिणी सीमा थी इसकी। चलिए, सिंधु सभ्यता के स्थल देख लेते हैं कौन कौन से हैं और इनकी खोज किसने की। तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी। चनहुदड़ो एन.जी. मजूमदार। चनहुदड़ो एन.जी. मजूमदार। लोथल एस.आर. राव। लोथल एस.आर. राव। कालीबंगा अमलानंद घोष। कालीबंगा अमलानंद घोष। बनावली आर.एस. बिष्ट। बनावली आर.एस. बिष्ट। धोलावीरा जे.पी. जोशी। धोलावीरा जे.पी. जोशी। रोपड़ बीबी लाल। रोपड़ बीबी लाल। और सूत कांगेडोर आर.एल. स्टाइन। सूत कांगेडोर आर.एल. स्टाइन। एक बार जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी। हड़प्पा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी। चनहुदड़ो एन.जी. मजूमदार। लोथल एस.आर. राव। कालीबंगा अमलानंद घोष। बनावली आर.एस. बिष्ट। धोलावीरा जे.पी. जोशी। रोपड़ बीबी लाल। सूत कांगेडोर आर.एल. स्टाइन। 2-4 बार इसको सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता प्राप्त साक्ष्य। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है? शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, समाधि R37, कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम रखा गया है R37, R37। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष। पीतल का बना इक्का मिला है। पीतल का बना इक्का। बर्तन पर बने मछुआरों के चित्र। बर्तन पर बने मछुआरों के चित्र। और 2 टीलों का साक्ष्य मिला है। कौन कौन से 2 टीले? कौन कौन से 2 टीले? पूर्वी टीला नगर टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। 2 टीले मिले हैं। पूर्वी टीला जिसे नगर टीला कहा गया है और पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहा गया है। और स्थिति कहां पर है? हड़प्पा सभ्यता की स्थिति कहां है? हड़प्पा सभ्यता की स्थिति कहां है? मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान में, रावी नदी के बाएं तट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने हड़प्पा पढ़ ली। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला शहर पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो का क्या है? मृतकों का टीला। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो यहां से प्राप्त साक्ष्य देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से? वृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। बहुत ही बार पूछा गया है, वृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है वृहत स्नानागार। तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है जॉन मार्शल के द्वारा किसे? वृहत स्नानागार को। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं।
अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार, नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति मिली है। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति मिली है। पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित, मुद्रा पर क्या अंकित है? पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति। सिप्पी की बनी हुई पटरी मिली है। सिप्पी की बनी हुई पटरी मिली है। घोड़े के दांत मिले हैं। गिल्ली मिट्टी पर कपड़ा मिला है। गिल्ली मिट्टी पर कपड़ा मिला है और सूती कपड़ा मिला है, सूती वस्त्र मिला है तथा हाथी का कपाल खंड मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला, और वहां से क्या प्राप्त हुआ है? बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है बृहद स्नानागार, और तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार को। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिप्पी की बनी हुई पटरी प्राप्त हुई है। घोड़े के दांत, गिल्ली मिट्टी पर कपड़ा, सूती कपड़ा और हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, यह भी बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ लेते हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर है मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल, लोथल की विशेषताएं हैं। यह पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है। पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था लोथल। और सर्व प्रमुख विशेषताएं, इसे जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड भी कहते हैं। जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड है। गोदी मतलब यहाँ पर जहाज रुकते थे, जहाज यहाँ पर रखे जाते थे लोथल में। यह है एक बंदरगाह था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? फारस की मुद्रा सील प्राप्त हुई है लोथल से। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। धान चावल और बाजरा मिला है। धान चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। फारस की मोहर, घोड़े की लघु मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। घोड़े की लघु मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। और तीन युगल समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं? लोथल से प्राप्त हुई हैं। लोथल कहां पर है? लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर है लोथल, ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर लोथल। लोथल का एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि बंदरगाह है लोथल। लोथल है एक बंदरगाह था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि इनमें से बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल एक बंदरगाह था। चलिए चंद्रोड़ो देख लेते हैं। अगला शहर चंद्रोड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। मनका बनाने कारखाना और भट्टी प्राप्त हुई है। अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है चंद्रोड़ो से। खिलौने मिले हैं। लिपस्टिक मिली है चंद्रोड़ो से। लिपस्टिक मिली है चंद्रोड़ो से। वक्राकार ईंटें मिली हैं चंद्रोड़ो से। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह भी मिला है चंद्रोड़ो से। ये बहुत बार पूछा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहां से मिला है? चंद्रोड़ो से मिला है। मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी, अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह चंद्रोड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुए? ईंटें प्राप्त हुई कालीबंगा से। कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त होती थी। कच्ची ईंटें तो भवन निर्माण में प्रयुक्त होती थी तथा पकी हुई ईंटें केवल नालियां बनाने, कुओं तथा स्नानागार निर्माण में प्रयुक्त होती थी। पक्की ईंटें नालियां, कुओं तथा स्नानागार के निर्माण में प्रयुक्त होती थी। पक्की ईंटें और कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त होती थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। और क्या प्राप्त हुआ है? एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त प्राप्त हुआ है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं
तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त प्राप्त हुआ है चंद्रों से। और दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, चंद्रों से नहीं, कालीबंगा से। अग्निकुंड, कुआं, पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त कालीबंगा से। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए हैं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। शैलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, शैलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और मृद भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और स्थिति कहां पर है कालीबंगा की? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा की विशेषताएं क्या क्या है? यह एक आयताकार नगर है, धोलावीरा एक आयताकार नगर है, धोलावीरा एक आयताकार नगर है। और यह नगर धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है, धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। एक है किला, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। किला, मध्य नगर, निचला नगर। धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। एकमात्र स्थल जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, किला, मध्य नगर, निचला धोलावीरा। चलिए देखते हैं फिर प्राप्त साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से धोलावीरा से? विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है, उन्नत जल प्रबंधन प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। क्या क्या? विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। धोलावीरा कहां पर है? धोलावीरा है कच्छकारण, गुजरात में। धोलावीरा कहां है? कच्छकारण, गुजरात में है धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट है सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा नेक्स्ट। विशेषता क्या है सूरकोटड़ा की? नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त था। सूरकोटड़ा 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त था, एक गढ़ी क्षेत्र, दूसरा आवास क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र और आवास क्षेत्र सूरकोटड़ा 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कब्रिस्तान से कलश स्वाधान, कब्रिस्तान से कलश स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं सूरकोटड़ा से, सूरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान से कलश स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां पर है सूरकोटड़ा? कच्छ जिला गुजरात में, कच्छ जिला गुजरात में है सूरकोटड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद की विशेषता क्या है? दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। अभी हमने पढ़ा था कि दक्षिणी सीमा कौन सी थी? दैमाबाद। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए यहाँ से? रथ चलाते हुए मनुष्य, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति, सांड और गैंडे की आकृतियां। रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति, सांड की आकृति और गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं दैमाबाद से। सैंधव लिपि की एक मोहर, सैंधव लिपि की एक मोहर भी प्राप्त हुई है दैमाबाद से। और मृदभांड, तस्तरी और प्याले, मृदभांड, तस्तरी, प्याले, मृदभांड, तस्तरी, प्याले दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं। स्थिति कहां पर है दैमाबाद की स्थिति? अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के बाएं तट पर। तो दैमाबाद किस नदी के तट पर था? प्रवरा नदी के बाएं तट पर। दैमाबाद प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है दैमाबाद। चलिए बनावली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनावली देख लेते हैं। बनावली, बनावली की विशेषताएं हैं। सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं बनावली से। सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं बनावली से। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव, सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। कहां से? बनावली से। और नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी सड़कें। तो बनावली को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं सड़कें, सड़कें मतलब कि क्रॉस पर काटती हैं, चौराहा बनाती थी बनावली की सड़कें। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? लाजवर्द और कार्नेलियन के मन के, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मन के प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तांबे का बाणाग्र प्राप्त हुआ है और मोहरे एवं बटखरे प्राप्त हुए हैं।
हल्की आकृति के खिलौने, तांबा के बाणाग्र, बाणाग्र का मतलब है जो तीर या बाण होते थे उनके आगे का नुकीला भाग बाणाग्र, जो कि तांबे का है। और मोहरे एवं बटखरे, ये सब चीजें बनावली से प्राप्त हुई हैं। बनावली की स्थिति कहाँ है? तो बनावली की स्थिति है फतेहाबाद जिला हरियाणा, फतेहाबाद हरियाणा में है बनावली। चलिए नेक्स्ट शहर देखते हैं, रोपड़। रोपड़ का आधुनिक नाम है रूपनगर। रोपड़ को आधुनिक क्या कहते हैं? रूपनगर। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? सैलखड़ी की मोहरें, सैलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, चर्ट के बटखरे प्राप्त हुए हैं, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तांबा के बाणाग्र और कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, चर्ट के बटखरे प्राप्त हुए हैं, सैलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सैलखड़ी की मोहरें ये इंपॉर्टेंट है, सैलखड़ी की मोहरें कहां से? रोपड़ से। मर्द भांड तथा छुरा प्राप्त हुआ है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ से। रोपड़ है कहां? पंजाब, भारत में, भारत वाले पंजाब में है रोपड़। और सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है रोपड़। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, सतल और प्राप्त साक्ष्य। तो बालाकोट से क्या प्राप्त हुआ है? सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं बालाकोट से। मांडा से क्या प्राप्त हुआ है? कांस्य निर्मित पेचदार पिन, कांस्य निर्मित पेचदार पिन प्राप्त हुई हैं मांडा से। नौसारों से क्या प्राप्त हुआ है? स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण, स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? नौसारों से। रंगपुर से धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी। लोथल से वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट, वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट लोथल से। और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति, कालीबंगा से ताम्र मूर्ति। हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति, हड़प्पा से क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति। और हुलास, हुलास, हुलास से मिला है सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा, हुलास से क्या मिला है? सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा। सूत कांगेन डोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, सूत कांगेन डोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। किस किस की मिली है देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, जिसमें शरीर तो भेड़ का है परंतु मस्तक सूंडदार हाथी का है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, शरीर तो भेड़ का है परंतु मस्तक उसका सूंडदार हाथी का है। चलिए परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। तो कपास की खेती का सबसे पहले शुरू किसने की थी? सैंधव निवासियों ने कपास की खेती सर्वप्रथम की थी। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय कैसे किया जाता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज, जैसे किसी ने गाय खरीदी है तो गाय के बदले में क्या दे दिया? गाय के बदले में अनाज दे दिया या कुछ और वस्तु दे दी। क्योंकि वस्तु विनिमय द्वारा क्रय विक्रय होता था, क्योंकि उस समय पर सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो वस्तुओं के बदले वस्तु ही दी या ली जाती थी। सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे। तो सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। मेलुहा की पहचान कहां से की गई है? सिंध क्षेत्र से। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुशिष्ट विधि से बनाई जाती थी। धातु की मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? लुप्त मोम या मधुशिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मरण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। तो सैंधव सभ्यता से सबसे अधिक मरण मूर्तियां किसकी प्राप्त हुई है? पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सैलखड़ी की बनी हैं। सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी है? सैलखड़ी की बनी है। सर्वाधिक मोहरें सैलखड़ी की बनी है। और सैलखड़ी की मोहर कहां से प्राप्त हुई थी? रोपड़ से, रोपड़ पंजाब। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। सबसे ज्यादा एक श्रृंगी बैल है, बैल मिलता है मोहरों पर, तथा उसके बाद कुबड़ वाला बैल मिलता है। तो इस काल में प्रमुख खेल पासा था। सिंधु सभ्यता के काल में, सैंधव काल में
प्रमुख खेल, मनोरंजन का प्रमुख खेल क्या था? पासा। पासा का खेल प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से योगी या पशुपति की मोहर मिली है। योगी या पशुपति की मोहर मिली है और उस पर क्या क्या अंकित है वो देख लेते हैं। तो उस मोहर पर बाईं तरफ तो है गैंडा तथा भैंसा, गैंडा तथा भैंसा, और उस पर कुल 5 प्रकार के 6 पशु हैं। कुल 5 प्रकार के 6 पशु, मतलब पशु 5 प्रकार के हैं परंतु 6 आकृतियां हैं उनकी। तो चलिए देखते हैं। गैंडा और भैंसा 2 हो गए। मोहर के नीचे, नीचे पर हैं 2 हिरण, 2 हिरण, 2 और 2 4, और दाईं तरफ है बाघ तथा हाथी। बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, नीचे 2 हिरण, दाईं तरफ बाघ या बाघ तथा हाथी। तो कितने हो गए? 1 2, गैंडा भैंसा 2, 2 हिरण 4, बाघ और हाथी 6। तो 6 पशु हो गए और कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के, एक गैंडा, एक भैंसा, एक हिरण, एक बाघ और एक हाथी। तो कुल 5 प्रकार के 6 पशु हो गए। मोहर पर बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, नीचे हिरण 2 हिरण और दाईं तरफ बाघ और हाथी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि कौन सा पशु नहीं था मोहर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव सभ्यता के विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि, लोहे के ज्ञान का अभाव था। सैंधव सभ्यता वालों को लोहे के ज्ञान का अभाव था। इनको स्वर्ण, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी थी। सोने की, चांदी की, तांबा की और कांसे की जानकारी थी किनको? सिंधु सभ्यता के लोगों को, लेकिन इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया गया है। हाथ से चालित चाकों का प्रयोग होता था और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष का अभाव है। सिंधु सभ्यता में शेर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। शेर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं परंतु चित्र का अभाव है। घोड़े के अवशेष तो मिले हैं परंतु घोड़े का चित्र कहीं भी नहीं मिला है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम कल करेंगे वैदिक काल। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी जो कि आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।